जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 के कुछ महत्वपूर्ण आपके सवालों के बारे में, और इनके आंसर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये भर्ती निकाली हुई है 1522 पदों पर, जिसमें कि फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर आपके अलग अलग तरह के सवाल मुझे देखने को मिल रहे हैं, और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूं कुछ सवालों के ऊपर। बट अगर आपने इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं जाना तो आप ये वीडियो वॉच करके जान लीजिए। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी वीडियो के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके कुछ अन्य सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर उनका मुझे ये लगा कि एक सवाल काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं और इनका आंसर देना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो अब मैं इसीलिए बना रहा हूँ, इसमें मैंने 4-5 क्वेश्चंस आपके ऐड किए हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये भर्ती निकाली है अलग अलग ट्रेड में, इनकी जो प्रोफाइल क्या होने वाली है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। और स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूं कि कांस्टेबल वेटरनरी की जो प्रोफाइल क्या है, यानी कि इस पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या काम एसएसबी के अंदर करना होगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल जो आपके ट्रेड्समैन है इनमें आपको कौन सी पोस्ट पर क्या काम करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहां पर जान लीजिए कि जो कांस्टेबल्स है ये आपके ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन और अन्य इन ट्रेड पर निकाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल वेटरनरी की, क्योंकि इसी के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट आपके आए थे कि इसमें क्या करना होता है। तो चलिए दोस्तों जान लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएसबी के अंदर आपको जो इस पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद काम करना होगा वो आपको एक पशु चिकित्सक के रूप में करना है, क्योंकि इस पोस्ट का नाम भी पशु चिकित्सक के कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है। और इसमें कोई आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि जो एसएसबी के अंदर घोड़ों का चरवाह होता है वो, इसके अलावा जो डॉग्स होते हैं उनकी केयर आपको करनी है, यानी कि उनकी देखभाल करनी है। आपको थोड़ी बहुत वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ये नहीं हो, ये आप सिर्फ 10वीं पास पर अप्लाई कर रहे हो। और इसीलिए जब आप अप्लाई करते हो वहां पर आपको बोला है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि उनको ऑलरेडी ऐसे बंदे चाहिए जिनको थोड़ी बहुत वेटरनरी के अंदर क्या करना होता है, कैसा काम है, उसकी नॉलेज हो। और जो लोग वहां पर सिलेक्ट होते ही अपने काम को फर्स्ट डे से ही संभाल ले, उनको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग न देनी पड़े, इसलिए वहां पर ये एक्सपीरियंस मांगा है। और अन्य ट्रेड में भी इसीलिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन भले ही छोटी हो बट एक्सपीरियंस आपसे इसी वजह से मांगा है, ताकि आपको ट्रेनिंग न दी जाए, आप डायरेक्टली अपने वर्क को ज्वाइन कर सको। अब आपने जाना कि आपको जो कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट है उस पर वहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा काम अलग से नहीं करने, आपको सिर्फ देखभाल करनी है। जो वहां पर घोड़े होते हैं वो, डॉग्स होते हैं वो, मेनली तो घोड़े और डॉग्स ही होंगे। इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यही वर्क वहां पर देखना है। आपकी पोस्टिंग ऑफिस के अंदर भी हो सकती है कि जहां पर आपको बैठ करके एक ऑफिस या एक डेस्क दे दी जाए जहां से आप अपने वर्क को कर सको और अपने वर्क के ऊपर ध्यान दे सको। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कहीं पर कोई ड्यूटी लगाई जाएगी और आपको वहीं पर खड़े रहना है या वहीं पर अपना टाइम देना है, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ऑफिस भी दिया जा सकता है जिसमें कि आप रह करके वहां पर अपने काम की देखभाल कर सकते हो। यही काम आपको इसमें दिया जाएगा, इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। बट अगर कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कि आप सब जानते हो, फिर आपको इमरजेंसी में बाकी के वर्क भी करने होते हैं। और साथ ही आपको वैसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो कि आप सोच रहे हो और आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या हमें गन्स के बारे में बताया जाएगा, ये वो, तो आपको वाली ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा सभी वर्क में। बट जो आपका मेनली काम होगा वो ये होगा, बट ज़रूरत पड़ने पर आपको अन्य काम भी करने होंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जो अन्य ट्रेड आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आया का वर्क है, इसमें आपको केयर करनी होती है। जो कि वहां पर आपके जो अन्य कांस्टेबल्स हैं उनकी वाइफ है, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आया ही कंट्रोल करेगी, क्योंकि आया का जो काम होता है आपको पता है कि वो इन चीज़ों को ही केयर करती है कि जब कोई गर्भ धारण की हुई औरत होती है, जो कि बेसिकली जो अन्य कांस्टेबल्स है या फिर अन्य वहां पर वर्क करते हैं उनकी वाइफ से रिलेटेड होगा, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आया के अंतर्गत आता है, वही काम आपको इसमें करना है। और इसीलिए
ये पोस्ट सिर्फ फीमेल के लिए ही निकाली गई है। तो आया के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि कैसा काम करना होता है। इसके अतिरिक्त आपको कोई और काम वहाँ पर इसके बारे में नहीं करना होगा। फिर आता है कारपेंटर। तो कारपेंटर का काम भी आप जानते हो, कारपेंटर में आपको जो टेबल्स या फिर जो भी कारपेंटर की कैटेगरी के अंदर वर्क आता है, टेबल हुई या अन्य अलमारी या फिर जो भी वर्क आता है आपको तो पता ही है। तो ऐसा काम वहाँ पर आपको करना होगा। आपको वहाँ पर डेस्क बनानी पड़ सकती है, आपको जो पेटी होती है वो बनानी पड़ सकती है, जो जिसमें कि आर्म्स होते हैं वो वाली। फिर आता है आपका पेंटर। तो आपको पेंटिंग करनी होगी, आपको कहीं पर जो वर्क दिया जाएगा वो पेंटिंग करनी होगी। टेलर का काम आप जानते हो, जिसमें कि आपको वर्दी सिलनी होती है या फिर मेनली वहाँ पर वर्दी सिलाई जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपसे अतिरिक्त कोई वहाँ से कपड़े सिलाएगा, या फिर कोई भी वर्क हो जो कि टेलर के कैटेगरी के अंदर आता है वही आपको वहाँ पर दिया जाएगा। गार्डनर में आपको वहाँ पर जो आपके आसपास पार्क है जो भी है वो आपको उसकी केयर करनी होगी। कुक में आपको खाना बनाना होगा, ये आप सब जानते हो। वाशरमैन में आपको जो कपड़े वर्दी होती है वो धोनी होगी। बार्बर में आपको नाई का काम करना है, यानी कि बाल का जो कटवाते हैं आपके अन्य साथी उनके बाल काटने होते हैं। सफाई वाला में आपको वहाँ पर सफाई करनी होगी, केयर करनी होगी आसपास की। वाटर कैरियर जो कि वाटर को कैरी करता है वो, ये तो आपको पता ही है। अन्य ट्रेड तो आप अच्छे से जानते हो, उनके बारे में आपको कुछ डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। बट डिटेल अगर देनी है तो डिटेल ये है कि आपको ये काम करने के अलावा भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर अन्य काम करना पड़ सकता है। और साथ ही आपका एक सवाल ये भी है कि क्या आपको वर्दी मिलेगी। तो हाँ दोस्तों, आपको वर्दी भी दी जाएगी। आप सभी को, चाहे आप किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो, आप सभी को वहाँ पर एक वर्दी दी जाएगी। तो आई होप आपको इनकी जानकारी मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में, जिसमें कि एक सवाल आ रहा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी कि अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसको अभी बनवा लीजिए, क्योंकि मिनिमम 10 से 15 दिन लग जाते हैं इसको बनवाने में, और वही वैलिड माना जाएगा। अगर आप वहाँ पर अभी जो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करते हो, या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट देते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। इसलिए वहाँ पर आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और तभी आपको जो छूट मिलती है आयु सीमा के अंदर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो तभी मिल पाएगी। अब चाहे आप भारत की किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि स्टेट का। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल आपका आता है, फॉर्म भरने में हुई गलती कैसे सुधारे। अब इसके बारे में भी दोस्तों आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है जो कि मुझे आपको आंसर करनी है। तो इसमें जब आप फॉर्म को भरते हो और कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है और आप फीस भी जमा कर देते हो, तो ऐसे में दोस्तों ऑफिशियली तो कोई रास्ता नहीं है फॉर्म को एडिट करने का, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं दिया है। बट अगर आगे चल करके दिया जाता है तो उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, या फिर आप कॉल करके नंबर पर पूछ सकते हैं कि आगे चल करके क्या हमें एडिट का ऑप्शन मिलेगा। मुझे लगता नहीं है कि आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, बट फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म भरते समय आपने फॉर्म सबमिट कर दिया बट फीस जमा नहीं की, और आपको पता चला कि हाँ यहाँ पर इस वर्ड में या फिर इस जगह पर मिस्टेक हो गई है, तो ऐसे में आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपका सेम नंबर सेम ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप नंबर चेंज कर दीजिए और ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद आप अपना जो डिटेल्स है वो सही कर लीजिए और उसके बाद तुरंत फीस जमा कर दीजिए। और अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने फीस जमा कर दी है और उनको लगा कि हाँ गलती हो गई है, तो अब क्या करें। क्योंकि इसमें जैसा कि आप सब जानते हो कि एक ही पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो, 2 पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप ये कर लीजिए कि आपको दोबारा से नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके, जिससे कि रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए, तो वहाँ पर आपको दोबारा अप्लाई कर देना है। बट जब आपका एडमिट कार्ड इशू हो तो आपको वो वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है जो कि आपके फॉर्म के अंदर मिस्टेक थी, क्योंकि आपने फीस जमा कर दी है तो एडमिट कार्ड तो आपका इशू हो जाएगा। तो आपको वो वाला एग्ज़ाम अटेंड करना है या फिर उस वाले एडमिट कार्ड से अपने एग्ज़ाम को अटेंड करना है जो कि आपकी डिटेल्स सही भरने के बाद में आया है, जिससे कि आपका जो पहले वाला कैंडिडेचर है वो एग्ज़ाम ना देने से या फिजिकल अटेंड ना करने से रद्द हो जाएगा, और फिर आपका सेकंड वाला ही कंटिन्यू माना जाएगा और उसी का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसकी जो मान्यता है वो तभी खत्म हो जाएगी जब आप फिजिकल अटेंड नहीं करोगे पहले वाले नाम से। अब दोस्तों आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको किस तरह की जानकारी जो फॉर्म के अंदर मिस्टेक हुई है उसके बारे में देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको सभी वे में बताया कि हाँ किस तरह से क्या करने पर क्या होगा, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको
बताया आप ऐसे ही करें, आपको आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सही रहेगा और आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, ना फीस और जो आप मेहनत कर रहे हो ना वो। फिर दोस्तों बात करते हैं, एक जो सवाल आपका आता है कि पहले रिटन टेस्ट होगा या फिजिकल, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पहले फिजिकल ही होगा। अगर आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आते हो तो मैं यहीं से आपको इसको एक बार कंफर्म करा देता हूं ताकि आपको इसके बारे में कोई डाउट न रहे। तो यहां पर जो आपका सिलेक्शन है उसमें आप देख लीजिए फर्स्ट स्टेप होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद जो इसको क्लियर कर जाएंगे फिर उनका यहाँ पर नीचे आने पर होगा रिटन एग्जामिनेशन, फिर होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, फिर होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट यानी कि जो आपकी स्किल्स है जैसे कि वेटरनरी कुक ये वो उसमें आपकी स्किल देखी जाएगी। इसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा और रिव्यू मेडिकल एग्जाम होगा। जो लोग रह जाते हैं उनका फिर से मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, उनको एक मौका दे दिया जाएगा। तो जान लीजिए आपका पहले फिजिकल ही होगा, आपका कोई एग्जाम पहले नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी एसएसबी 1522 पद कांस्टेबल भर्ती 2020 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।